Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 19th Feb 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज सेंटर टू क्लैरिफाई ऑन आधार एज बर्थ डेट प्रूफ विल रिस्क राइडर्स. ना यहाँ पर आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले ही सेंटर ने यह अनाउंस किया था कि आधार कार्ड को आप एज अ बर्थ डेट आईडी प्रूफ की तरह यूज नहीं कर सकते हैं. वो आपका क्या है, एक सिर्फ आईडी प्रूफ है. आप उसे यहाँ पर जो KYC वगैरह जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं उसके लिए यहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं. बट आप अगर आधार का यूज़ आधार का बर्थ डेट के लिए यहाँ पर करते हैं कि बर्थ डेट का जो प्रूफ है उसके लिए कर रहे हैं, सो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, जो राइडर्स है उनके लिए रिस्की हो सकता है. सो टू अवॉइड इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक एंड बेनिफिशरीज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम एंड क्वेल अ सेंस ऑफ एंग्जाइटी अबाउट अ रीसेंट directives to seize the uses of Aadhaar card as a proof of date of birth, the Unique Identification Authority of India is likely to issue a clarification soon. तो अभी यहाँ पर जो UIDAI है आपका, वो soon जल्द ही क्या करने वाला है, अपना जो क्लैरिफिकेशन है उसको यहाँ पर पब्लिश करने वाले हैं, उसे अनाउंस करने वाले हैं. बट उससे पहले हम ये बता दें कि देखिए, जैसे कि अगर हम आईडी प्रूफ बर्थ डेट प्रूफ की बात करते तो इसके लिए हम मेनली क्या यूज़ करते थे, जिसके पास अब तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका बनने लगा है. फॉर एग्जाम्पल जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो पर्सन यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट, 8th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट का क्या करते हैं, यूज़ करते थे फॉर देयर बर्थ सर्टिफिकेट. और जो अदर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रहते थे उसका यूज़ करते थे. बट यहाँ पर अगर हम आधार कार्ड की बात करते हैं तो ये आधार में जो यूनिक नंबर मिलता है, इसमें ये कहा जा रहा है कि आप इसमें ऑल्दो इसमें आपकी डेट प्रेजेंट है लेकिन आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं एज आ, ये आपके सिटीजनशिप को शो कर रहा है ना, ये आपकी एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, ना कि डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर ही प्रूफ आपका कोई एक ऑथेंटिक यहाँ पर डॉक्यूमेंट है. तो अभी यहाँ पर देखेंगे द UIDAI सर्कुलर in question reflects and reiterates our stance that an Aadhaar number can be used to establish the identity of an individual subject to authentication and is not as the से प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ. तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल की जो सब्जेक्ट है उसकी आइडेंटिटी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ना कि इसलिए कि ये आपका क्या है, प्रूफ है डेट ऑफ बर्थ का. ओके, क्योंकि इसके साथ क्या है, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके साथ वेरियस जो रिस्क है वो आपके असाइन हो जाते हैं और जिसके कारण जो आपकी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो क्या हो सकती है, लीक हो सकती है. सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट आर्टिकल इज मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज. अब यहाँ पर इस आर्टिकल में बात की जा रही कि फ्री मूवमेंट रिजीम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार हैड मोर बेनिफिट देन कॉस्ट. ओके, अब देखिए आप सभी को पता है कि यहाँ पर अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने कि वो क्या करेंगे, जो म्यांमार की बॉर्डर है वहाँ से फेंसिंग की जाएगी. अभी हमारे म्यांमार के साथ बॉर्डर कैसे हैं, आप पहले थोड़ा मैप देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा. सो ये यू विल सी कि हमारा जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा एक जो बॉर्डर है, बहुत बड़ा जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ हम शेयर करते हैं. ठीक है, और इसी के चलते हमारा ये जो बॉर्डर था वो पहले कैसा था, पोरस था. लेकिन अब यहाँ पर इस पोरस बॉर्डर को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर फेंसिंग की जा रही है. क्यों की जा रही है, देखिए आप सभी को ये पता होगा कि मणिपुर में जो इंसर्जेंसी थी, ठीक है, मणिपुर में इंसर्जेंसी थी, नागालैंड, इवन मिजोरम में भी कई बार हमें ऐसी इंसर्जेंसी देखने को मिलती है. उसके बाद यहाँ पर इसकी सेकेंड थिंग इसमें जो यहाँ पर ड्रग्स है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सारी चीज़ों की क्या होती है, आपकी इलीगल माइनिंग होती है. म्यांमार में अगर कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ पर माइग्रेशन बहुत ही बड़े लेवल पर होता है और ये सारे माइग्रेट करके कहाँ आते हैं, आपके इस रीजन में आते हैं. तो ये इंडिया के लिए थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी. अब आप देखेंगे म्यांमार के साथ कितनी हमारी नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती हैं. सो हियर यू विल सी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम. तो ये आपको इवन त्रिपुरा का भी यहाँ पर ये जो इतनी कंट्रीज हैं, इतने स्टेट्स हैं इंडिया के, वो क्या करते हैं, नॉर्दर्न म्यांमार के साथ आपका बॉर्डर शेयर करते हैं. ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए. कौन कौन सा, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर उसके बाद मिजोरम एंड
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके नेशंस हैं, सॉरी स्टेट्स हैं, जो कि म्यांमार के साथ क्या करते हैं, आपकी बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अभी हम यहाँ पर जो हमारा nation is defined not by the borders that demarcated but by the people who live in it। अब देखिए कोई भी नेशन है वो किसके द्वारा यहाँ पर डिफाइन होता है, क्या उसकी बॉर्डर्स यहाँ पर कि हमने हाँ इतनी बॉर्डर बना दी तो ये XYZ आपका नेशन हो गया ना। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उस नेशन को यहाँ पर बिल्ड करने में उसकी हेल्प करते हैं। सो दिस इज नॉट जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट एजेस बट अ विजन ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड sustenance, especially for a country that emerged out of colonial rule. The idea of neighborly relation and borders were tied not just to interest of national security for the post-colonial nation state but also to the interest of the people in border areas and also their imagined history। तो यहाँ पर देखिए ये countries आप सभी को पता है, म्यांमार में भी आपके ब्रिटिशर्स ने रूल किया, इंडिया में भी यहाँ पर रूल किया। अब उसके बाद जब आपका पोस्ट कॉलोनियल एरा आ गया, वहां पर हमने ये देखा कि हमने बॉर्डर डिमार्केट किया। हमने बॉर्डर किस बेसिस पर किया कि हाँ यहाँ पर क्या होगी, आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, सिक्योरिटी का कंसर्न था। दूसरा यहाँ पर कंसर्न क्या आ जाता है आपका कि इस एरिया में जो लोग रहते हैं, है ना, अगर हम हिस्ट्री को इमेजिन करिए, सारी चीज़ों को इमेजिन करें तो पीपल्स के भी, यहाँ पे लोगों के भी बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉर्डर को डिमार्केट करते हैं। सो बट अभी आप यहाँ पर देखेंगे व्हेन होम मिनिस्ट्री अमित शाह अनाउंस दैट फ्री मूवमेंट रेजीम इन प्लेस इन इंडिया स्टेट बॉर्डरिंग म्यांमार फ्रॉम 2018 में हमारी जो होम मिनिस्ट्री थी उनके द्वारा फ्री मूवमेंट रेजीम को क्या किया गया था, आपका अनाउंस किया गया था बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार स्टेट। मतलब आपका ये म्यांमार है और ये इंडिया है, तो हमने यहाँ पर क्या अनाउंस किया था, आपकी एक रिजीम थी जिसका नाम था फ्री मूवमेंट। आप फ्रीली यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकते हैं, इंडिया से म्यांमार और म्यांमार से इंडिया की तरफ मूव कर सकते हैं। बट हमने इसमें देखा कि अभी यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि अब फिर से यहाँ पे ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम था इसको यहाँ पर स्क्रैप किया जा रहा है और ये बॉर्डर्स को फेंसिंग करने की बात की जा रही है। तो ये डिमांड कैसे उठी, यहाँ पर डिमांड ऐसे हुई कि जो बॉर्डर्स है बहुत ज़्यादा पोरस है, इसकी वजह से जो आपके नारकोटिक्स एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रही हैं, आपकी सामने आ रही हैं। उसके साथ साथ जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मणिपुर में अभी क्या सिचुएशन थी, तो ये म्यांमार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब एक तरीके से यहाँ से ये एक रास्ता बन गया है, म्यांमार से होते हुए ये एक एरिया बन चुका है वेयर द जुंतास रिट इज रिलेटिवली नॉन एग्जिस्टेंस और वीक बट दीज रीजंस आर नॉट कन्विंसिंग इन देमसेल्फ। बट ये कोई रीजन नहीं, ठीक है आप हमने बात कर ली कि नारकोटिक्स एक्टिविटीज अगर आप बॉर्डर को फेंसिंग भी कर देते हैं मे बी उसके बाद भी आपकी चलती रहे, लेकिन उसके साथ ये कहा जा रहा है कि बिसाइड द ड्रग ट्रेड इज इनेबल्ड नॉट ओनली बाय द बॉर्डर्स प्रॉस्पेरिटी बट ऑल्सो बाय द रिलेटिव लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट विद द कॉपरेशन ऑफ रेसिडेंट। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर हम FMR को जो आपका फ्री मूवमेंट रिजीम है उसको स्क्रैप करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो वन सेक्शन, एक मेनली तो हमारा ये जो मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन है ना, इसमें, और उसके बाद हम फ्रिक्वेंटली आपने देखा नागालैंड मिजोरम में भी केसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो म्यांमार इज इन द थ्रोज ऑफ सिविल वॉर with civilians from its western region and states such as Sangay and Chin state seeking refuge and humanitarian relief in neighboring Mizoram and Manipur। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है म्यांमार में, एक्चुअली हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के कुछ स्टेट्स में भी अभी वहाँ के चल रहा है आपका सिविल क्राइसिस चल रही है, जिसकी वजह से वहाँ के जो आप कह सकते हैं लोग हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, वहाँ से लोग माइग्रेट करके नागालैंड और मिजोरम जैसे यहाँ पर कम्युनिटी मतलब स्टेट्स में आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या बनता जा रहा है, प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा बनता जा रहा है। फिर अगर हम उसकी बात करते हैं सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ MR एज अ फॉर्मलाइज्ड रिजीम ऑफ द मूवमेंट ऑफ सिटीजन अक्रॉस द स्पार्सली पॉपुलेटेड बॉर्डर टू विदिन 16 किलोमीटर्स ऑफ इट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज अ नोट टू इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसमें हम ट्रेड और कॉमर्स की बात करते हैं, तो अगर ये हम इसको करते हैं तो इस पर भी थोड़ा सा असर तो होगा ही होगा। सो अब आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। सो फ्री ट्रेड
फ्री मूवमेंट रिजीम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार हैड मोर बेनिफिट दैट कॉस्ट। तो अगर जो ये हमारा फ्री मूवमेंट रिजीम था इसमें हमारे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स थे रेदर देन कॉस्ट, मतलब खर्चा हमारा कम था, हमें फायदे इसमें ज्यादा थे, ऐसा कह सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज टाइज अक्रॉस द सी। वैसे हमने इस आर्टिकल को कई बार पढ़ा है, 3 बार तो एडिटोरियल सेक्शन के इस सेक्शन पर ही आ चुका है। इसमें बात की जा रही है किसकी, इंडिया एंड यूएई की। ठीक है, आप सभी को पता है कि यूएई में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आपका एक हिंदू टेम्पल का इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, तभी से यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि इंडिया और यूएई के रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए ये आर्टिकल 3 से 4 बार आ चुका है, सो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको इंडिया एंड यूएई के रिलेशन इसको बहुत ही अच्छे से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ओके, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाता है। सो टॉलरेंस एंड प्लूरिज्म आर द वैल्यूज दैट इंडिया शेयर विद यूएई। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो यूएई के साथ वैल्यूज को, कौन कौन से वैल्यूज को शेयर कर रहा है, टॉलरेंस एंड प्लूरिज्म। प्लूरिज्म क्या है और टॉलरेंस क्या है, देखिए अगर हम फर्स्ट ग्लांस में देखते हैं तो अभी लास्ट ही वीक में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, इस यूएई की विजिट में गए थे। 2014 से अगर हम देखते हैं, वी सी फ्रॉम सिंस 2014, तो यहाँ पर अब तक 7 बार यहाँ पर क्या हो चुका है, जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएई की विजिट में जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे द टाइमिंग में have been related to invitation to address the World Government Summit in Dubai and to inaugurated Abu Dhabi's first Hindu temple। अब यहाँ पे टाइमिंग देखें तो टाइमिंग अगर हम इस बात पे देखें तो जो दुबई का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है इसको एड्रेस करने के लिए इन्विटेशन था इंडिया का, और उसके साथ साथ यहाँ पे अबू धाबी का जो फर्स्ट हिंदू टेम्पल है उसको इनोग्रेट करने के लिए यहाँ पर बनाया गया। उसके बाद बट द 10 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन नीड अ क्लोजर लुक। अब इसके साथ साथ यहाँ पर जो 10 इनोग्रेशन हुआ ग्लोबल समिट में, हम बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में जो एड्रेस करने के लिए यहाँ पे इन्विटेशन था, ये सारी चीजें ठीक है, बट इसके साथ साथ यहाँ पे 10 बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी साइन हुए जिस पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। ओके, सो द स्पीड विच इंडिया एंड यूएई कंक्लूडेड द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन 2022। यहाँ पर इंडिया और यूएई ने क्या किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है। इसमें यहाँ पे लास्ट वीक की अगर हम बात करते हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है आपकी यहाँ पर लास्ट वीक इससे यहाँ पर मैच की गई है। उसके बाद यूएई नॉट ओनली द फर्स्ट कंट्री द मोदी गवर्नमेंट साइन दीज एग्रीमेंट्स बट ऑल्सो द ओनली कंट्री दैट इंडिया हैज बोथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट विद। अब देखिए पहले हमारे पास क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एक तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट था, बट इसके बाद अभी लास्ट वीक में हमने क्या किया, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन किया है। तो इन यूएई की अगर हम बात करें तो गल्फ रीजन में यूएई एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया के ट्रेड रिलेशन के साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिलेशन है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। नाउ सेकेंड, India's second largest export destination, the 4th largest source of FDI। इंडिया क्या है, यूएई क्या है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। मतलब अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम सेकंड नंबर पर, मतलब कि इंडिया का जो सेकंड नंबर पर एक्सपोर्ट पार्टनर है वो कौन है, आपका यूएई है। और 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, यहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है सबसे ज्यादा वो कहाँ से आती है, आपकी यूएई से आती है। उसके बाद यहाँ पर भारत मार्ट फॉर इंडियन एमएसएमई के लिए भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि ये क्या इसका इनोग्रेशन होगा। भारत मार्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एक तरीके का मार्ट है जो यूएई में क्या किया जा रहा है, आपका बिल्ड किया जा रहा है, जहां पर इंडिया के जो एमएसएमई, जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट, हैंडक्राफ्ट हैं, जो भी आपके जो छोटे छोटे यहाँ पे हमारे क्राफ्ट्स हैं और जो हमारी इकोनॉमीज है, वहां पर क्या करेंगे, इनका पूरा मार्ट होगा, सारी चीजें होगी, प्रोडक्शन होगा और यहाँ पर भेजा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो ट्रेड टाइज है वो भी क्या होंगे, आपके स्ट्रांग होंगे। थर्ड हम बात करते हैं, द एग्रीमेंट फॉर एन इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क ऑन द मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पेव्स अ वे फॉर मल्टीलेटरल कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं किसकी, अभी G20 की समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पे आपका आया था, जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि मल्टीलेटरल कॉपरेशन होगा बिटवीन दी टू कंट्रीज। उसके बाद हम I2U2 का जो आपका इनिशिएटिव है इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, आपका कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। I2U2 क्या है, I से आपकी 2 कंट्रीज आ जाती है, कौन कौन सी, इजराइल एंड इंडिया। U2 से आपका USA एंड UAE
है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हमारा कॉपरेशन चल रहा है। साथ साथ हम ब्रिक्स के फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा कॉपरेशन चल रहा है। फाइनली यहाँ पर जो हमारा लास्ट डिस्कशन रहा है क्या रहा है, इजराइल गाजा का जो ऑपरेशन है इस पर डिस्कस किया गया है, और रेड सी पे जो अटैक्स हो रहे हैं, है ना, इस पर मेनली क्या किया गया, आपका डिस्कस किया गया कि इसमें हम इन रीजन्स में जो कन्फ्लिक्ट है उसे कैसे रोल आउट कर सकते हैं। सो इंडिया यूएई टाइज आर ऑल्सो बिल्ट ऑन बेडरॉक ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चरल engagement that includes centuries old maritime trade and diaspora contributing about 18% of India's global remittances। आपको ये लाइन याद रखनी है कि अगर हम इंडिया यूएई के टाइज की बात करते हैं तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसका ये हमारे एक बेडरॉक पर बना हुआ है। हमारे जो कल्चरल इंगेजमेंट थे, हिस्टोरिकल इंगेजमेंट थे, हमारा सेंचुरीज से यहाँ पर क्या हो रहा है, यूएई के साथ ट्रेड चल रहा है। डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 80% ऑफ इंडियाज ग्लोबल जो रेमिटेंसेस है वो कहाँ से आ रहा है, आपका यूएई से आ रहा है। इंडिया जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है एंड द यूएई's पोजिशनिंग एज अ ट्रेड एंड इंडस्ट्री हब ब्रिंग कॉम्प्लीमेंट्रीज। तो इंडिया आज के टाइम पे क्या बनता जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बनता जा रहा है, और यूएई का यहाँ पे जो ट्रेड और इंडस्ट्री हब है ना, ये एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री किस तरह सामने हमारे आ रहे हैं। ओके, सो टू दैट एंड मिस्टर मोदी वर्क इन अबू धाबी वेयर ही रिजॉयज द म्यूचुअल वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड प्लूरिज्म एंड शेयर्ड हेरिटेज ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर हम क्या शेयर कर रहे हैं, हम एक म्यूचुअल वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, प्लूरिज्म, इतना यहाँ पर डिफरेंस होने के बाद भी कंट्रीज कैसे एक साथ आगे आ रही हैं, है ना, और साथ साथ हमारे यहाँ पे जो हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है इसे भी क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। तो इवन ये लाइन जो है आपकी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिकैलिब्रेटिंग मेरिट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट है मेरिटोक्रेसी। अब इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज दिस मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कोई भी रिलीजन हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप किसी भी आपको ये XYZ वर्क दिया गया है, यहाँ पर आप इसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी के एग्जाम में क्या हम ये देखते हैं कि ये पर्सन मेल है या फीमेल है, या फिर ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, या फिर ये किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, नहीं, हम उसमें आपने जितना अच्छा परफॉर्म किया आपके एग्जाम में, आपको उस मेरिट के बेसिस पर क्या होता है, यहाँ पर आपको चूज किया जाता है ना। तो मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि वेयर इन इंडिविजुअल आर रिवॉर्डेड एंड एडवांस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज। मतलब यहाँ पर जो पर्सन होता है उसको रिवॉर्डिंग मिल रहा है किस बेसिस पर, उसकी एबिलिटी की बेसिस पर, ठीक है, कि वो कितना ज्यादा यहाँ पर हार्डवर्क कर सकता है, उसने अपने हार्डवर्क से अपनी कैपेबिलिटीज के चलते यहाँ पर कितना अचीवमेंट किया है। उसका यहाँ पर सोशल स्टेटस या बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है कि वो किस, उसका सोशल स्टेटस क्या है, वो किस बैकग्राउंड से यहाँ पे बिलोंग करता है, तो ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। यहाँ पे मेनली हम किस पर फोकस कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी और कैपेसिटी पर फोकस किया जा रहा है कि उस बेसिस पर वो इंडिविजुअल का यहाँ पर क्या रोल है। तो इसमें यहाँ पर मेनली हमने ये मेरिटोक्रेसी की बात कर ली। अब यहाँ पर आ जाता है क्या, आपका AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसकी इक्वेशन की कंप्लीटली कॉम्प्लिकेटेड विद द आइडिया ऑफ रिफॉर्मिंग मेरिटोक्रेसी। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये क्या कर सकता है, आपका कॉम्प्लिकेट कर सकता है हमारा जो मेरिटोक्रेसी का आइडिया, इसको रिफॉर्म करने में। ओके, सो AI will with its rapidly evolving capabilities will be reshaping merit and the idea of meritocracy in 6 ways। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हम आइडिया ऑफ मेरिटोक्रेसी है उसको 6 तरीके से क्या कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं और ज्यादा कैपेबल बना सकते हैं। फर्स्ट, बाय इट्स वेरी नेचर AI क्वेश्चन द बेसिस ऑफ ह्यूमन मेरिट। AI क्या करता है, क्वेश्चन करता है ह्यूमन मेरिट्स को, यहाँ पर क्वेश्चन करता है ना, कि जो ह्यूमन है वो कितना कैपेबल है किसी भी वर्क को परफॉर्म करने में, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, है ना। तो इसमें तो आप सभी को पता होगा कि जो आपका AI है वो ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं आप, उसके पास ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं काम करने की। उसको अगर आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस की, ठीक है हमने उसे ही बनाया है, बट स्टिल वो ज्यादा कैपेबल है। सेकेंड, द एडवेंट ऑफ AI चैलेंज the traditional notion of individual merit by prioritizing access to technology. Individuals with access to AI tool gain a significant advantage, not necessarily due to their personal abilities, but because of enhanced capabilities of these tools. अब यहाँ पर AI के यहाँ पे चैलेंज एंड नोशंस हैं
इंडिविजुअल मेरिट बाय प्रायोरिटीज एक्सेस और टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हम किसी भी इंडिविजुअल की जो मेरिट है ना, उसको कैसे हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यहाँ पर एक्सेस कर रहा है, इस बेसिस पर। तो एआई क्या कर सकते हैं, इसको चैलेंज कर सकता है। एआई सिस्टम जो ट्रेन होते हैं हिस्टोरिकल डेटा पर होते हैं, तो एआई के पास यहाँ पर क्या होता है, एक हिस्टोरिकल डेटा है और जो करंट प्रेजेंट डेटा है उस बेसिस पर वो क्या कर सकते हैं, जो भी बायसनेस है उसको लीड कर सकते हैं। फोर्थ, यहाँ पर आप देखेंगे फोर्थ पॉइंट क्या है, एआई टूल कैन प्रेडिक्ट द pancreatic cancer in patient 3 years before radiologist can make the diagnosis। AI टूल क्या कर सकता है, आपके जो कैंसर्स होते हैं है ना, उसको 3 साल पहले, अगर आपको 3 साल बाद ही कैंसर होने वाला है तो उसको पहले ही क्या कर सकता है, उसको डायग्नोस कर सकता है। अगर हम रेडियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो उनको यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग जाता है उस चीज़ को डायग्नोस करने में, बट अगर हम एआई की बात करते हैं तो वो पहले ही इस चीज़ को क्या कर सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है। ओके, फिफ्थ वन की बात करते हैं, मैनी एआई एल्गोरिथम coupled with the concentration of power in a few tech giant। अब आपके कुछ एआई के जो एल्गोरिथम्स हैं वो किसके साथ यहाँ पर कपल्ड है, जो आपके जाइंट पावर टेक्स है उनके साथ। पॉजेस आर सिग्निफिकेंट चैलेंज टू अकाउंटेबिलिटी, जिसके कारण यहाँ पर जो एक अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े जाइंट्स है, वो उन्होंने अपना एल्गोरिथम सेट करके रखा है, तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है ना। सो 6 इज at the organizational level the core of AI power lies in data and algorithm that process this data। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर अगर हम देखें तो AI की जो कोर पावर है वो किसके पास है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा और जो एल्गोरिथम है उसके ऊपर यहाँ पर डाला हुआ। सो thus recalibrating the meritocracy in face of AI advanced demand a sophisticated understanding of the interplay between technology and societal structure। तो यहाँ पर अगर हम मेरिटोक्रेसी को क्या करते हैं, यहाँ पे AI एडवांस के साथ फेस करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर इंटरप्ले टेक्नोलॉजी और सोसाइटल स्ट्रक्चर का क्या करना होगा, सामना करना होगा। सो इट कॉल्स फॉर अ डेलिब्रेटेड रीथिंकिंग of how merit is defined and rewarded when AI tools can both augment human capabilities and deepening existing inequality। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से हम मेरिट को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर हम मेनली एआई टूल्स का यूज़ करते हैं और उस बेसिस पर मतलब कि जो ह्यूमन की कैपेबिलिटीज और इनइक्वालिटीज के साथ क्या है, आपका एआई यहाँ पर साथ में है ना, कपल्ड है। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।